आज के दिन की मुनासबत से सबसे पहले तो प्रोग्राम के आगाज़ में जो पाकिस्तान के शोहदा हैं जिन्होंने पाकिस्तान की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया, उन सब को सलाम है। उनके अहले खाना को सलाम है जिन्होंने अपने बेटे पाकिस्तान के लिए कुर्बान किए। पाकिस्तान जहां आज खड़ा है, पाकिस्तान को बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश हैं और अभी आर्मी चीफ़ का जो रिसेंट इंटरेक्शन था उसका भी हवाला दूंगा, जिसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान के अंदर गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गान महाजरीन का भी तज़किरा किया। उन्होंने कहा कि जो तो लीगली रजिस्टर्ड अफ़गान हैं पाकिस्तानी सरज़मीन पर, उनको तो पाकिस्तान उनकी मेज़बानी करेगा, उनको मेहमान नवाजी करता रहेगा, लेकिन गैर कानूनी तौर पर जो लोग पाकिस्तान में हैं उनको पाकिस्तान से वापस अफ़गानिस्तान भेजा जाएगा। इसी तरीके से जो दहशतगर्दी का मसला है, जिसके नतीजे में पाकिस्तानी फ़ौज के जवान, अफसर, सिपाही, पुलिस के सिपाही, सिविलियंस बहुत बड़ी तादाद में अपनी जानें कुर्बान कर चुके हैं और ये दहशतगर्दी का निशाना बन रहे हैं। उसके ऊपर उनकी बड़ी टफ़ लाइन थी कि रोज़ाना 2, 5, 10 ये शहादतें पाकिस्तान उठा रहा है। पाकिस्तान अपने बेटों का मज़ीद ये जो निशाना बनना है दहशतगर्दी का, इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये चीज़ें, ये डिटर्मिनेशन, ये रिज़ॉल्व जो है, इसका अमली मुज़ाहरा होना चाहिए। आज के दिन की मुनासबत से ही सिविलियन और पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है, दोनों को यकजा होना चाहिए इस एक नुक्ते के ऊपर कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो काम का आगाज़ किया गया था उसको एक स्टेप आगे लेकर जाएं और पाकिस्तानी सरजमीन पर कोई टीटीपी हो, कोई और मुसल्लह जत्था हो, लश्कर हो, सिपाह हो, उसका मुकम्मल खात्मा करें। और सरहद पार से जो पाकिस्तानी इलाकों के ऊपर हमले होते हैं, ये जो रिसेंट जितने टेररिज्म के वाक़यात हैं जिसमें पाकिस्तानी फ़ौज के अफसर और सिपाही शहीद हो रहे हैं, ये सरहद पार से दहशतगर्दी आ रही है। बॉर्डर के उस तरफ से टीटीपी या वो जो दूसरे ग्रुप हैं वो अपने आप को मुनज़्ज़म करते हैं, सरहद पार आके कार्रवाई करते हैं। उसका मुकम्मल ख़ात्मा करना पड़ेगा और पूरी ताकत और क़ुव्वत के साथ करना पड़ेगा, उसमें कोई नरमी नहीं होनी चाहिए। आज के प्रोग्राम की तरफ आते हैं। जो सबसे बड़ा इशू आज पाकिस्तान को दरपेश है वो महंगाई का, बेरोज़गारी का, इक़्तिसादी मुश्किलात का, बिजली के बहरान का, बिजली के गैस के बिलों का। एक आदमी कैसे अपने आप संभाले, कैसे अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी बसर करे, कहाँ से वो वसाइल लाए जहाँ से ये ज़रूरियात ज़िंदगी जो उसको ज़िंदा रहने के लिए दरकार हैं वो सारी पूरी कर सके। वही मीटिंग जिसमें आर्मी चीफ बिजनेसमैन से मिल रहे थे, उन्होंने 3-4 नुक्तों की तरफ इशारा किया था। एक डॉलर वाला मसला सामने आया था, जहां लाहौर में बैठे हुए ताजरों ने शिकायत की कि आप मनी चेंजर्स के ऊपर कार्रवाई करें, यहाँ से डॉलर स्मगल हो रहा है और अफ़गानिस्तान जा रहा है। उसके ऊपर आर्मी चीफ की तरफ से यकीन दहानी करवाई गई कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। पिछले 3 रोज़ के अंदर कम से कम 15-16 रुपये, अगर ज़्यादा नहीं तो ओपन मार्केट में फ़र्क पड़ा है। ये एक सेंटीमेंट का मैं प्रोग्राम में जिक्र करता होता हूँ कि नेगेटिव सेंटीमेंट रुपए को 300 के ऊपर ले गया, नहीं तो इसको 250-60 से आगे नहीं जाना चाहिए था। ये भी सेंटीमेंट से रिकवरी हुई। अभी किसी ने डंडे नहीं मारे, किसी को पकड़ के जेलों में नहीं डाला, किसी ने सरहद वाली सिचुएशन चेंज नहीं की, एज इट इज़ या जैसे पहले चल रही थी। लेकिन ये एक स्टेटमेंट है जिस उस पैगाम के जाने से कि कार्रवाई होगी, पकड़े जाएंगे, तो उसके नतीजे में 15-16 रुपये ओपन मार्केट में रिकवर कर गया। अगर एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन प्लान इतना तगड़ा हो कि सरहद के ऊपर से स्मगलिंग ख़त्म हो जाए, ईरान से तेल आना बंद हो जाए, अफगानिस्तान से जितनी स्मगल्ड गुड्स हैं इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के स्टोर्स के ऊपर तमाम बिक रही हैं, जितने कॉस्मेटिक्स हैं, परफ्यूम्स हैं, पेस्ट हैं, तमाम इंपोर्टेड अशिया स्मगलिंग के रास्ते पाकिस्तान आ रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक समेत, और पाकिस्तान आकर बिक रही हैं। डॉलर इधर से जा रहा है और अफगानिस्तान जा रहा है। अगर बॉर्डर के ऊपर हम एक फुल प्रूफ सिस्टम इवॉल्व कर लें, ये जो आर्मी चीफ का ये बयान है उसका अमली इजहार हो जाए, केयर टेकर गवर्नमेंट के पास महदूद इख्तियारात हैं लेकिन वो भी मिल जाए, पॉलिटिकल लीडरशिप भी अपना हिस्सा डाले, सियासी जमातों के सरबराहान, और मिलिट्री जो है उसको अमली जामा पहनाए और इंश्योर कर ले कि ना डॉलर पाकिस्तान से बाहर जाएगा, ना स्मगल्ड गुड्स पाकिस्तान आएंगी। तो एकदम से आपको देखेंगे कि डॉलर के ऊपर, रुपए के ऊपर जो प्रेशर है वो हट जाएगा। डॉलर की जैसे ही मांग नीचे जाएगी, 2 वजूहात से मांग है। मैं चंद रोज़ पहले बैंक में गया तो बैंक से मुझे कुछ इतलात मिली और मैं आई वॉज एक्चुअली शॉक्ड कि रुपये के ऊपर बहुत प्रेशर चल रहा था। मैंने कहा पता नहीं क्या चल रहा है। वो कह रहे थे कि 20 से 25 रुपये एक डॉलर के ऊपर ब्लैक में लोग एक्स्ट्रा देकर तो ख़रीद रहे हैं। अगर आपका इंटरबैंक का रेट 305,000 शायद, तो उन्होंने कहा कि 25 रुपये एक्स्ट्रा दे के एक साहब ने ब्लैक में डॉलर ख़रीदा, क्योंकि आपको वैसे ट्रेवल के लिए चाहिए हो तो उसकी कोई लिमिट है, कुछ 4-6 हज़ार है या 5 हज़ार है, उससे ज़्यादा नहीं ख़रीद सकते। तो अगर उसके बगैर ब्लैक में ख़रीदें, बगैर डॉक्यूमेंटेशन के, तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। पहले ये रेट 10 रुपये होता था। तो उन्होंने मुझे बताया कि 25 रुपये के ऊपर एक साहब ने
ब्लैक में डॉलर ख़रीदा है। तो कैपिटल फ्लाइट के पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं है, यकीन नहीं है। ये एक कमज़ोरी की निशानी है जिसको हमने उसी सेंटीमेंट को रिवर्स करना है। दोबारा पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट का इजहार होना, इतबार, भरोसा, हमने यहीं जीना है, इसी ज़मीन के ऊपर हमारे बच्चे जो हैं उन्होंने पढ़ना भी है, कारोबार भी करना है, स्कूल भी जाना है, रोज़गार भी यहीं है और यहीं इसी ज़मीन के ऊपर दफन भी होना है। जिस दिन ये यकीन पैदा हो जाएगा ना, फिर 25 रुपये इजाफी देकर कोई डॉलर ख़रीद के यहाँ से भागेगा नहीं। तो ये हमें कोई तरीकाकार अपनाना पड़ेगा। जो प्रोग्राम में आज हमारे साथ शुरका हैं, शोएब शाहीन साहब हैं, मारूफ माहिर कानून है, PTI से इनका ताल्लुक है, खुर्रम दस्तगीर खान सीनियर रहनुमा है PMLN से, और महमूद मौलवी साहब लीडर हैं आप इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के। सबको खुश आमदीद कहता हूँ। शोएब साहब आप क्या बर्दाश्त कर रहे हैं? देखिए, मुझे बहुत सारी तफसीलात तो नहीं पता चूँकि ये इंटरनल सिक्योरिटी इशूज़ हैं, लेकिन जुलाई में जो बाजवा साहब के साथ जो इनकी अपनी मीटिंग्स रहीं और जो वही वाली बात दोहराई गई और जो दोबारा बातचीत भी हुई, तो वो किसका फैसला था? उस वक्त भी रियासती इदारों का फैसला था और उसके बाद भी रियासती इदारों का फैसला था और इनके दौरे हुकूमत में वो रहा और इनके दौरे हुकूमत में ही बाजवा साहब की वो सारी गुफ्तगू और जो बातचीत है, इसलिए मैं उसकी तफसील में जाए बगैर रीसेटलमेंट का इशू जो था ना, वो इमरान खान ने और उस वक्त जो जनरल फैज और जनरल बाजवा इन तीनों का उस वक्त पहली बात तो ये है, जो अगर कोई मुआहदा करते हैं और मुआहदे की पासदारी वो ना करें या आप ना करें तो उससे तो डिस्प्यूट आते हैं। क्वेश्चन ये है कि ये जिम्मेदारी मेनली उस वक्त भी अस्करी क़यादत ने अपने जिम्मे ली थी और सब्सिक्वेंटली भी ली। नहीं, मेनली उनकी हो नहीं सकती ना। मैं आपका चीफ एग्जीक्यूटिव बैठा है, उसको पहले पूछना चाहिए। जो लोग आएंगे हथियार फेंक के आएंगे, लॉ ऑफ द लैंड को फॉलो करेंगे, मैं उसके बगैर तो आप किसी को रास्ता नहीं खोलते ना। टर्म्स में रियासत ने फैसला किया, वो रियासत का फैसला शायद उस वक्त के लिहाज से बेहतर हो। रियासत का फैसला सब्सिक्वेंटली जब आपको ये नज़र आ जाए कि कोई आपके किसी भी मसालहत के किसी फैसले से कोई डिसएग्री कर रहा है या उसको रॉन्गली इंटरप्रेट कर रहा है, तो आप फोर्स का इस्तेमाल करें। किसने रोका है? क्वेश्चन यहाँ ये है कि आपकी अगर ट्रू इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हों तो कोई आपकी अगर किसी आपकी रेट को, अगर रियासत की रेट को कोई चैलेंज करे तो आप खामोशी से बैठे रहेंगे। सर वैसे शोएब साहब एक बात कहूँ, बहुत सारी चीज़ों के अंदर फ़ौज का सिविल मामलात के अंदर मुदाखलत दुरुस्त नहीं होती, लेकिन सिविलियन लीडरशिप को उनके हवाले करके तो पीछे बैठ जाना नहीं होना की बात नहीं। बिल्कुल ठीक है। इन लोगों को, जो इमरान खान को लोगों ने वोट डाल के वज़ीर आज़म बनाया था ना, या अभी शहबाज शरीफ थे, तो ये मुंतखब लोग हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एब्डिकेट नहीं कर सकते कि भाई फौज कर रही है असी की करिए, ये कह के अपनी जान नहीं आप छुड़ा सकते। लेकिन हाँ, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनको अदा करनी है। बिल्कुल सवाल पूछे, जवाब ठीक करें। लेकिन अगर किसी जगह पे कंसेंसस हो जाता है रियासती इदारों का भी, पॉलिटिकल गवर्नमेंट का भी, ये मुल्क की बका के लिए, मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए ये बेहतर फैसला है। तो तब हो, डिस्कशन हो, डिस्कशन के बगैर। मैं तो आपको बताया, मीटिंग का हवाल ये था कि सवाई मद्दा सराय के किसी ने क्वेश्चन नहीं थे किए, शाबाशियों के अलावा कोई काम नहीं था किया। आपकी कुर्बानियां बस ये कह के आगे बात ही नहीं करते। उनसे ये पूछें कि आप ये 30-35 हज़ार दहशतगर्द ला रहे हैं, ये दोबारा हमारे बच्चों को स्वाद में करेंगे तो क्या करेंगे? वो तो के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा? महमूद मौलवी साहब आप बताइएगा, आप उस वक्त तहरीके इंसाफ का हिस्सा भी थे। क्या ये जो पाकिस्तान के अंदर के हालात हैं, ये मुतकाजी नहीं थे कि हम इंश्योर करते हैं कि TTP का एक भी मुतनाज़ा जो शख्स किसी दहशत गर्दी के वाक़े में मुलव्वस था, उसको पाकिस्तानी सरजमीन पर दोबारा हम कदम रखने की इजाज़त ना देते? ये लोग पहले बॉर्डर करके पार उधर चले गए थे, वापस लाया तो इन्होंने आके फिर पाकिस्तानी फ़ौज के जवानों, सिपाहियों, अफसरों, इस सिविलियंस को, इस कौम के बेटों को दोबारा शहीद करना शुरू कर दिया। देखिए, मेरा कहना यह है इसके ऊपर कि जैसे अभी मेरे भाई कह रहे थे, देखिए उस वक्त की क्या पोजीशन थी और क्या डिसीजंस थे, और देखें वो भी जो मैं कहूँगा अक्सरी क़यादत भी उस वक्त ऑन बोर्ड थी और पॉलिटिकल क़यादत सारे ऑन बोर्ड थे। आज हम बैठ के उसको तनकीद करना मेरे हिसाब से मुनासिब इसलिए नहीं है कि उस वक्त पे क्या मजबूरी थी, क्या वजह थी जो ये डिसीजंस लिया। देखिए, हमेशा ये होता है कि बहुत आसान है जब कोई चीज़ ख़राब हो जाता है उसके ऊपर बैठ के हम तनकीद करें या उसके ऊपर डिस्कस करें, मगर उस टाइम पे, जिस टाइम पे जो आदमी डिसीजन ले रहा होता है ना, वो बहुत मुश्किल और सोच समझ के लेता है, क्योंकि जितने लोग हैं सब मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। देखिए, आज जो डिसीजंस ले रही है अक्सरी क़यादत, हो सकता है 5 साल 10 साल के बाद कुछ लोग इसमें से कहेंगे साहब वो गलत लिया, मगर मेरे ख्याल से वक्त का तकाजा जो आज ले रहे हैं वो भी सही है जो पिछला वक्त के ऊपर। क्योंकि अगर कोई नॉन पाकिस्तानी लेता ना तो मैं कहता कि जी उन्होंने गलत किया। ये सब मुहब्बे वतन लोग हैं,
देखिए, और ख़ास तौर पे मैं हमारे अफवाज को कहूँगा, महमूद साहब, वो जो भी इस महमूद वक्त- साहब, ये एक चीज़ की मैं यहाँ आपसे यहाँ गुजारिश करूँगा, यहाँ किसी की हुब्बे वतन तो क्वेश्चन की नहीं गई। जो फैसला साजी का अमल है ना, वो इंस्टीट्यूशनल फैसला साजी होनी चाहिए। आपके DG ISI आए हैं, आपके आर्मी चीफ आए हैं, उन्होंने ब्रीफिंग दी कि ये सिक्योरिटी सिनेरियो है, ये हमारी इंटेलिजेंस है, क्या करें। वहाँ ब्रेन स्टॉर्मिंग होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर अपनी राय दे, वज़ीर दिफा अपनी राय दे, फॉरेन मिनिस्टर बोले, लीडर ऑफ दी अपोजिशन जो है वो अपनी राय दे, फिर आप कंसेंसस इवॉल्व करते हैं। यहाँ ब्रेन स्टॉर्मिंग का कंसेप्ट नहीं है, यहाँ है कि यस सर, तो यस सर से खराबी पैदा होती है। आप इससे इतफाक चाहे करें या ना करें, लेकिन ये कौमी इशूज है। इस कौम के बेटे हैं फौज के अंदर, एक भी जाता है तो मेरा बेटा है, आपका बेटा है, इसके लिए सारों को सर जोड़ना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, ये तो बदकिस्मती हमारे यहाँ कल्चर है ना। देखिए, ये तो कल्चर है पॉलिटिकल पार्टीज में। हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, जो है डेमोक्रेसी कहाँ पे है? सब जगह डिक्टेटरशिप है। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी में आप कहें कि डेमोक्रेसी है? अगर कोई इक्का दुक्का होगी तो वो दैट्स वेरी रेयर, वरना हर जगह जो है वो डिक्टेटरशिप है पॉलिटिकल पार्टीज में। हम बातें डेमोक्रेसी की करते हैं, क्योंकि देखिए, अगर डेमोक्रेसी से जैसे आप कह रहे हैं वैसे चलाने जाएंगे ना, तो हम लोग बदकिस्मती से फैसले पे नहीं पहुंच सकते। उसकी वजह यह है कि कुछ लोग बैठ के तनकीद करेंगे, कुछ लोग जो हैं वो अगर आप राइट की बात करेंगे वो लेफ्ट पे जाना चाहेंगे। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए डिक्टेटरशिप जो है वो पार्टीज़ में भी है, और जिस वक्त डिसीजन लिया जाता है वो सिंगल हैंडेड लिया जाता है। ये तो आज से नहीं हो रहा, मेरे ख्याल से कई सदियों से जो है ये चल रहा है इस खित्ते में। आप पूरे एशिया में देख लें, देखिए ना, जहाँ आप कहेंगे आप जो है पाकिस्तान में तो 75 साल हो गए मेरे ख्याल से डेमोक्रेसी। मुझे तो मेरी एक एज हो गई है, मगर मैं कम से कम इतना कह सकता हूँ कि 60 साल से मुझे तो कहीं रियल डेमोक्रेसी नज़र ही नहीं आ रही।